जहालत का टॉनिक, दिफाई तज्जिया कार और 10 किलोमीटर वाला एटम बम। आजकल टीवी चैनल्स पर बाजू चढ़ा चढ़ा कर कुछ दिफाई तज्जिए वाले भाई साहब ये बता रहे हैं कि आने दो अमेरिका को, हमारे पास भी एटम बम है। इन दिफाई तज्जियाकारों की अक्ल का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कुछ रोज कबल एक टीवी चैनल पर एक दिफाई माहिर साहब से गुफ्तगू का एक सोशल मीडिया पर क्लिप किसी दोस्त ने शेयर किया था और उसमें वो साहब फरमा रहे थे कि हमने एक स्ट्रेटेजिक एटम बम बना लिया है जो 10 किलोमीटर दूर तक चलाया जा सकता है। और उनसे यह बात कोई पूछने वाला नहीं था कि एटम बम को आप 10 किलोमीटर दूर भी चलाने की जरूरत क्यों महसूस कर रहे हैं, घर के अंदर ही क्यों नहीं चला लेते। यह मस्खरा नुमा जहनियत जब तक पैसे लेकर ख्वाब बेचती रहेगी और हवा में रेत के महल तामीर करती रहेगी, उस वक्त तक कौम की बका खतरे में है। ये सब वो अफराद हैं जो अमेरिका की जानिब से बढ़ने वाले या किसी की जानिब से भी बढ़ने वाले पहले बम से पहले अमेरिका की परवाज में बैठ चुके होंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक तरफ तो मताले का रुझान नहीं, दूसरी जानिब फौजी जर्नैलों, सियासतदानों, जागीरदारों और सरमायादारों के जर खरीद तज्जियाकार हर शाम बैठकर हर मामले को समझने के लिए एक आसान तरकीब कौम के हलक में उंडेल देते हैं और ये कौम इन जमीर फरोशों की बातों में आकर बार बार धोखा खाती है। मुल्क बर्बाद हो रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जहालत इस देश की गली गली में रक्स करती है, गंदगी मुल्क के चप्पे चप्पे पर गला फाड़ फाड़ कर जश्न मना रही है, मगर रंग बरंगे सूटों वाले, सुर्ख, नारंगी, नीले, तरह तरह के रंगों वाले टीवी स्क्रीन पर बैठकर शाम को हर रोज एक माहौल ऐसा बयान फरमाते हैं जैसे मुल्क का वाहिद मसला यह है कि हमारी अजीम तहजीब से खायफ होकर कोई बाहर वाली ताकत हम पर बस हमला करने वाली है और हमारी अजमत से जलकर कोई भी हमें नीस्तो नाबूद करने ही वाला है। इसलिए जागते रहना भाइयों। मजे की बात यह है कि यहां हर मामले का एक ऐसा पहलू सामने रख दिया जाता है कि लोग असल बहस की बजाय उस चक्कर में पड़ जाते हैं और बाकी बातें या असल बात मिट्टी हो जाती है। इसकी 2-4 मिसालें आपकी नजर करता हूं। हमारे यहां सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में दखल अंदाजी के हवाले से उमूमी राय यह पाई जाती है कि वो गर्म पानियों तक रसाई के लिए पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता था और ये कौम ये तक नहीं पूछती इन लोगों से कि गर्म पानी सिर्फ पाकिस्तान में, क्या ईरान की बंदर अब्बास या चाबहार ये वहां पर बर्फ जमी रहती है, या सोवियत यूनियन पाकिस्तानी गर्म पानियों तक रसाई वैसे नहीं ले सकता था जैसे चीन, और क्या सोवियत यूनियन के पास बहरा रूम में शामी साहिली इलाकों तक रसाई नहीं थी। हमारे यहां एक और गलतफहमी यह है कि अमेरिका पर 9/11 के हमलों के बाद अगर अमेरिका की मदद पाकिस्तान ना करता या पाकिस्तान बुश इंतजामिया के साथ उनका साथ ना देता तो पाकिस्तान पर अमेरिका हमला कर देता। हमारे आमिर जनरल मुशर्रफ जो पाकिस्तानी कौम को हवा में मुक्के लहरा लहरा कर फरमाया करते थे कि वो कमांडो हैं और किसी से नहीं डरते, इन हजरत ने इस हवाले से यकतरफा तौर पर कई फैसले किए और इस हवाले से कौम को भी तब मुत्तला किया जब उन पर अमल दरामद तक शुरू हो चुका था। हमारे यहां इन दिफाई तज्जियाकारों के नाम से मशहूर इन अफराद से कोई पूछने वाला नहीं कि तुर्की ने अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन की इजाजत क्यों नहीं दी थी। वो तो नेटो में भी था। अमेरिका ने क्या तुर्की को पत्थर के दौर में पहुंचा दिया था। तालिबान के खिलाफ तो ईरानी हुकूमत भी थी, ईरान ने अपनी सरजमीन उनके खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल होने दी थी। उसामा बिन लादेन की एबटाबाद में हलाकत के बाद मुल्क भर में इन दिफाई तज्जियाकारों की जानिब से टीवी स्क्रीन पर बैठकर अलल ऐलान ये तक कहा जाता रहा कि इस मकान में तो उसामा बिन लादेन रहता ही नहीं था, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। और बदकिस्मती से हमारी जहालत के टॉनिक पिए हुए दोस्तों का इस गुफ्तगू सुनने के बाद इस पर यकीन कर लेना ये अफसोसनाक अमल था। हालांकि इन लफाफाज़दा ज़मीर फरोश किस्म के ख्वाब भेजने वाले दिफाई तज्जियाकारों से फकत 2-4 सवाल पूछते तो इनकी रंगत उड़ जाती। इनसे पूछा जा सकता था इस ऑपरेशन के बाद उसामा बिन लादेन की अहलिया और बच्चे जिन्हें पाकिस्तान ने खुद हिरासत में लिया था और तफ्तीश की और बाद में सऊदी अरब के हवाले किया, वो क्या जमीन से उगाए थे। और बिन लादेन जैसा दहशतगर्द जिसे अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम आलमी बरादरी ने मतलूब तरीन शख्स करार दिया हुआ था, जिसके हवाले से सन 2004 में सलामती कौंसिल में मंजूर करदा करारदाद में खुद पाकिस्तान शामिल था, पाकिस्तान ने वोट दिया था, उस शख्स के पाकिस्तान में मुल्क की सबसे बड़ी मिलिट्री अकेडमी से 600 मीटर दूर कई बरसों तक अपने अहलो अयाल के साथ रहने का जिम्मेदार कौन था। इस जुर्म में कितने लोगों की नौकरियां खत्म की गई, उन्हें बर्खास्त किया गया। हम वो लोग हैं कि हमारे यहां किसी वाक़े या साने के हकायक और असरात जानने की बजाय इस बात पर तवज्जो दी जाती है कि कौन सा ऐसा नुक्ता
نکل پائے جس سے ہماری کوتاہیوں یا ذمہ داریوں کو کسی اور پر ڈالا جا سکے. کوئی ایسا پوائنٹ پیدا کر لیتے ہیں کہ توجہ یا جو اصل موضوع ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور بات کہیں اور نکل جاتی ہے. اس کا آپ عملی تجربہ کر سکتے ہیں. آپ سڑک پر نکل کر کہیے کہ نصرت فتح علی خان ایک غیر معمولی گلوکار تھے. آپ کو کہیں نہ کہیں سے یہ صدا ضرور آئے گی کہ ان کی قبر میں تو عجیب عجیب سے کیڑے ملے تھے. یعنی بات گلوکاری کی ہو رہی ہے اور موضوع کہیں اور نکل چکا ہے. آپ کہیے ڈاکٹر عبدالسلام ایک اعلیٰ پائے کے سائنسدان تھے. جواب آئے گا مگر وہ تو احمدی تھے. یعنی بات سائنس کی ہو رہی ہے اور اب گفتگو مذہب پر ہوگی. آپ کہیے ملالہ یوسفزئی نے بچیوں کی تعلیم کے حق میں آواز اٹھائی. آپ کو کوئی من چلا اچانک پکارتا ہوا نظر آئے گا کہ امریکی سازش تھی ورنہ گولی سر میں لگنے سے کون بچتا ہے. یہ ایک پوری ذہنیت ہے جو ٹی وی پر بیٹھ کر مداری نما تجزیہ کاروں کے ساتھ بھاری تنخواہیں لے کر ایک پیدا کر دی گئی ہے. ہماری نصابی کتب میں تباہ کن جھوٹ ملانے اور تاریخ مسخ کر دینے کے بعد رہی صحیح کسر یہ ٹی وی والے تجزیہ کار پوری کر دیتے ہیں کہ یہ قوم کہیں کوئی سوال نہ کر دے, کہیں کچھ سوچنے نہ لگ جائے, کوئی پوچھنے نہ لگ جائے. اس سے پہلے کہ اس ذہن میں جہالت کی اتنی ٹونک گرا دو کہ ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو جائے. جب تک ان افراد کو آپ سوال کی قوت سے شکست نہیں دیں گے یہ جہالت کا ٹونک پلا پلا کر اپنے تبصرے بیچتے رہیں گے.